नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अपने देश में यानी भारत में जीडीपी में एमएसएमई की जो हिस्सेदारी है वो 30% है। एक्सपोर्ट और निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो करीब 45% का योगदान एमएसएमई सेक्टर देता है। कृषि के बाद ये सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले इस सेक्टर पर सरकार का लगातार फोकस है। एक बड़ा विजन, एक बड़ा रोड मैप है इस सेक्टर को लेकर। और अब इस सेक्टर के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो जीतन राम मांझी जी को दी गई है, जो कि जमीन से जुड़े तजुर्बेकार नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और खुद संसद टीवी में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत धन्यवाद आप सबों को। जीतन राम मांझी जी, एमएसएमई सेक्टर की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। कितना बड़ा और कितना अहम इस सेक्टर को आप मानते हैं, इस जिम्मेदारी को? देखिए, अपने प्रारंभिक बातों में आपने जो चर्चा की वो निश्चित रूप में बहुत सूटेबल चर्चा है। माइक्रो और स्मॉल और मध्यम, ये 3 विधा है उद्योग का और चौथा विधा है बृहत। तो बृहत में आप जानते हैं कि समस्त हिंदुस्तान में मात्र 25,000 हमारे उद्योग हैं और 25,000 उद्योग हैं तो सोच सकते हैं कि उसमें कितने आदमी लगे हुए होंगे। लेकिन जहाँ तक लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और माइक्रो का सवाल है, इसकी संख्या समूचे हिंदुस्तान में 6 करोड़ के आसपास में है। और ठीक ही आपने कहा कि आज हम अपने देश के उत्पादकता में 45% योगदान रखते हैं। जीडीपी में भी लगभग हम 30% का मेरा योगदान है। 12 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। जब 140 करोड़ की बात हम करते हैं, समूचे हिंदुस्तान की आबादी है और लगभग अभी तक जो स्थिति है 70% वैसे लोग हैं जो गरीब हैं। और यही कारण है कि गरीबी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने करीब करीब 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 वर्ष तक देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं। तो इसी से समझा जा सकता है कि हमारे पास गरीबी की क्या स्थिति है। तो जब हम 81 करोड़ को खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं तो फिर हम 12 करोड़ को जो नियोजन दिए हैं तो क्या है, वो ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन है। कहने का मतलब कि हमको कम से कम 80 करोड़ या 90 करोड़ लोगों को रोज़गार देना चाहिए था, तब हमारी आबादी जो गरीबों की है वो कुछ हद तक ठीक हो सकते थे। वो काम करना बाकी है। और अभी अभी जब हम पद को संभाला है और पदाधिकारियों से जो हमने मीटिंग ली है, उसमें हमारा फोकस यही था कि माइक्रो ही, जिसको सूक्ष्म लघु के उद्योग कहते हैं, वो महत्व ये है कि जब हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, हम धन्य धान्य से पूर्ण थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, उस समय मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी। यही सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग और कुछ हद तक मध्य उद्योग का काम होता था, जिससे हम लोग सब खुश होते थे। आज बाज़ार का, मार्केट का जो आज परंपरा चली है, हमारे पुराने ज़माने में मार्केट का ज़माना नहीं था। सब घरेलू सामान गांव घर में ही लोग ले लेते थे। हमारे चर्मकार भाई जूता बनाते थे, बड़ी भाई कास्ट का काम करते थे, हमारे और लोग जो है बर्तन का काम करते थे, रस्सी बनाते थे, साबुन बनाते थे और साज श्रृंगार की बात करते थे, गौ पालन करते थे, फॉरेस्ट्री करते थे। इस तरह से हम वातावरण को भी संतुलित रखते थे। और आज जो हरितमी पट्टी की बात है, जो कम गया है, जो कम से कम 33% रहना चाहिए था उचित जलवायु के लिए, उचित श्वास के लिए, उचित वर्षा के लिए, वो आज कम गया है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है तो 15% तक आए हैं।
तो आप जोड़ सकते हैं कि इसको तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारा सूक्ष्म और मध्यम और लघु उद्योग को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस माने में इस विभाग की महत्ता सही में समझ में आती है बात कि इसको बढ़ाए बिना हमें गुजारा नहीं है। और इसको आज पलायन होता है शहरों में, देहात के लोगों को देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का लोग शहरों में आते हैं और शहरों में कम पैसा पर काम करते हैं, रहने सहने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है और बहुत अस्वस्थ वातावरण में भी रहते हैं। तो इसको दूर तभी हम कर सकते हैं जब सूक्ष्म उद्योग को हम डेवलप करें तो। और सूक्ष्म उद्योग में वही है कि दर्जी भाई हमारा काम करते हैं। आज यहाँ देखा होगा बड़े बड़े जो यहाँ सिलाई की मशीन होती है, सिलाई का व्यापार करते हैं, वो सब काम अपने नहीं करते हैं, उसको सबलेट करते हैं। वही हमारे ग्रामीण लोग सिलाई करते हैं, पैर से करते हैं और उनको मजदूरी नहीं मिलती है। और वही जब वहाँ उनके कारखाना में चल जाता है तो सिलाई वो 10 गुना और 20 गुना हमसे वसूल करते हैं। उसी प्रकार से अन्य उद्योग का ही मामला है। तो कहने का मतलब कि आज बाज़ार का जो कल्चर बन गया है, बाज़ार के कल्चर से हमारा विकास नहीं होगा, हमको ग्रामीण कल्चर में प्रवेश करना होगा। और ग्रामीण कल्चर में प्रवेश करने में यही है कि हमारे सूक्ष्म उद्योगों को जो प्रोत्साहित करना होगा, ट्रेनिंग कर देना होगा, उनको फाइनेंस करना होगा और बाज़ार की कोई कमी नहीं है। मांझी जी, जो आपने कहा कितना ज़रूरी है और किस तरह की चुनौतियां हैं, क्या कुछ किया जाना है, क्योंकि जब जीडीपी में हिस्सेदारी की बात करें, आपने भी कहा कि अभी बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में, 50% तक ले जाने का लक्ष्य है कि एमएसएमई की हिस्सेदारी हो। साथ ही हम जानते हैं कि 2047 तक हमें विकसित देश बनना है। एमएसएमई सेक्टर कितना महत्वपूर्ण रहेगा और रोड मैप को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह का रोड मैप आपका रहने वाला है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि खादी उद्योग है, हमारा क्वायर उद्योग है, हमारा ग्राम उद्योग है, इसको बढ़ावा हम देंगे। और उनका विज़न यही है, ये बढ़ावा देने से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नियोजन मिलेगा और जो उसका प्रोडक्शन है वो सस्ती होगी और जिसके चलते सब लोगों को बाज़ार न जा कर के गाँव में ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। तब हमारा भारत सक्षम हो सकता है। और जो 2047 में जब शताब्दी वर्ष हम मनाते होंगे, उस समय हमारा हिंदुस्तान संसार का शायद, ऐसे तो कहा जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम अभी होने वाले हैं, उस समय हम संसार का प्रथम आर्थिक व्यवस्था हो जाएंगे जैसे हमारे पहले था। और उसके लिए बहुत आवश्यक है, जिसकी ओर हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान गया है। इसके पहले एमएसएमई पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उसको एकदम देहात में कहते थे कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यही कुदरत का खेल। तो तेल बेचना या दर्जी का काम करना या शू मेकर जो होते हैं वो काम करना, कारपेंट्री का काम करना, यूटेंसिल बनाना, ये सब काम, साबुन बनाना, रस्सी बनाना, पत्तल बनाना, ये सब ऐसा काम है जिसमें बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ी पूंजी देने की ज़रूरत है और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात है और इसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। जैसे पहले कहा जाता था, आज के ज़माना में भले हम लोग कह रहे हैं कि ओठों पर पान की लाली है मगर पेट घी दूध से खाली है। शहर में हम 500 रुपया पर नौकरी करेंगे, लेकिन घर गांव में 1000 मिलेगा तो हम नहीं काम करेंगे। पहले इसीलिए कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीज चाकरी भीख निदान। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज नौकरी को लोग सर्वोपरि मान गया है। जो नौकरी करता है या साफ सुथरा पहनता है वो अच्छा आदमी माना जाता है, लेकिन गृहस्थ जो काम करता है, मेहनत करता है, स्वस्थ रहता है, खाता है शुद्ध चीज़, लेकिन उसको लोग कहता है कि वो तो किसान है। हालांकि इस ओर प्रचार करने की बात है और प्रधानमंत्री का जो ध्यान गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें
फैल रही है। अब गांव घर में भी बातें जाती है। जैसे हम अनेकों टेक्निकल सेंटर बनाए हैं, क्लस्टर सेंटर बनाए हैं। हमारा KVI है, मतलब कि खाद्य उद्योग है, हमारा क्वायर उद्योग है, हमारा NSI है, या फिर हमारा जो डेवलपमेंट कमिश्नर लोग बैठे हुए हैं ये सब काम करने के लिए। तो बहुत तेज़ी से हम लोग गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे काम को और लघु काम को और मध्यम काम को बढ़ा रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। आवश्यकता है इस बात की, और मैं समझता हूँ कि अगला बजट में भी भारत सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देने जा रही है। जो अभी मात्र हमारा 22 से 24 करोड़ का एक एनुअल बजट की बात आती है, 1000 करोड़ की, वो हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ने की बात है और प्रधानमंत्री खुद बढ़ाएंगे। हम नहीं समझते हैं कि जो हम बजट ले जाएंगे हो सकता है उसमें बढ़ोतरी ही होगी, कटिंग नहीं होगी। इसलिए कि प्रधानमंत्री भी हम मान लिए हैं कि जब तक हम गांव के सरबराह वर्ग को नहीं आगे बढ़ावेंगे, उसको हम शिक्षित और एक वेल इक्विप्ड नहीं करेंगे, तब तक कि मल्टीनेशनल कंपनियां से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा MSME का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है और इसके बिना कल्याण नहीं है देश का। बिल्कुल। थोड़ा सा जीतन राम जी, जब हम स्मॉल यूनिट्स की बात करते हैं, सूक्ष्म उद्योगों की बात करते हैं, हम जानते हैं 98% इनकी हिस्सेदारी है MSME के अंदर, और सूक्ष्म जो है वो स्मॉल बनना चाहते हैं, स्मॉल जो है वो मीडियम एंटरप्राइज बनना चाहते हैं। यानी अलग अलग इन सेक्टर्स पे भी MSME के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इन तीनों सेक्टर्स में अलग अलग ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो कैसे इस पर अलग अलग फोकस किया जाएगा, और आपको लग रहा है कि इसमें भी पोटेंशियल है, तमाम ऐसे नए लोग हैं जो आना चाहते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर है, नए लोगों के लिए भी? ये मानव सुलभ प्रवृत्ति है। हम पैदल चलते हैं, माने ऑन फुट चलते हैं, तो जिज्ञासा होती है कि हमें ये बाईसाइकिल होना चाहिए। अब जब साइकिल हम ले लेते हैं तो सोचते हैं कि स्कूटर हो जाता, स्कूटर लेते हैं तो होता है कि 4 व्हीलर हो जाए, और वो लेते हैं तो फिर होता है कि हेलीकॉप्टर से चले। तो उसी प्रकार से व्यापार में भी है कि अगर हम दर्जी का काम कर रहे होते हैं और दर्जी के काम से हमको अपना रोजी रोटी की बात चलती है, तो उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम 2, 4, 5 और आदमी को लगा करके अपना उसको भी मजदूरी दे करके उसी के प्रोडक्ट को कुछ ज़्यादा बात करके उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करके उसका एडवर्टीजमेंट करके कि हम सिलाई देते हैं। और आज चल चुकी है बात। पहले हम लोग कपड़ा सिलते थे तो मशीन की सिलाई सब लोग प्रीफर करते थे। अब आज जानते होंगे सब कोई ज़रूर कहता है हाथ की सिलाई जहाँ होती है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके पैसे भी कई गुना हाँ, ज़्यादा पैसा उसके लिए ज़्यादा होता है। तो नेचुरली ये कहाँ से आएगा? वो गांव में जो चल रहा है और गांव के लोग जो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वही है कि एक मशीन से काम ले रहे थे, और मशीन का भी पहले था कि हम पैर से चलाते थे, अब उसके लिए अलग व्यवस्था हो गई है। उसी प्रकार से सूत बनाते थे हाथ से, आज वो क्या है सोलर सूत मशीन बना रहे हैं। इस तरह से करके उसका पोटेंशियलिटी बढ़ा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते स्वाभाविक है कि सूक्ष्म से लघु होगा और लघु से मध्यम होगा, और मध्यम में का उसका परिभाषा ही होता है कि वो 100 करोड़ से ऊपर में भी उसका होता है। तो इस तरह से अगर बढ़ेगा तो हम समझते हैं कि वो भी बहुत बाज़ार की ज़रूरत नहीं होती। उस प्रकार से आज जितने सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, भले आज के युग में ये मानते होंगे कि भाई जहाँ शहरीकरण है वो विकास का द्योतक है, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में मानता हूँ कि शहरीकरण का मतलब ही है कि हम जो आज वातावरण है उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। हम इल हेल्थ पाल रहे हैं, खाना जो उपजा रहे हैं, चावल दाल गेहूँ उपजा रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड की व्यवस्था करते हैं, उसमें हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। हमको अब जानना होगा कि अब हम लोग वो जो खाद देहात में हम लोग कंपोस्ट से बनाते हैं उसको देना होगा। आज गांव घर में है, आज हमारा नीम का पत्ता है, हमारे इमली का पत्ता है, उस पत्ता को प्रोसेस करके जो हम लोग बनाते हैं और
सब्जियों पर उसको छिड़काव करके अच्छी सब्जी पैदा करते हैं और वो शुद्ध होता है। यानी तो जो आप बता रहे हैं बहुत बहुत बारीक चीज़ें हैं गीताराम जी। यानी टेक्नोलॉजी जो नई है प्लस उसके हिसाब से स्किल्ड लोग भी चाहिए होंगे। हम देखते हैं स्किल इंडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस है। स्किलिंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कुछ ऐसे देश हैं, जर्मनी की बात कर लें और चीन की बात कर लें, जहाँ 50 से 60% हिस्सेदारी है। बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अपनी MSME सेक्टर को भी मजबूत कर रहा है। इनसे क्या सीख सकते हैं और स्किलिंग को टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जा रहा है? मेरी तो मान्यता ये है, हमको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ही सभी नो हाउ इतना प्रसिद्ध है, पहले से प्रसिद्ध है, उसी को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और वो हम जब रिवाइव कर लेते हैं तो हमसे अच्छा नो हाउ किसी भी देश संसार में किसी का नहीं है। जैसे अभी हमने कहा ना कि आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो देखते होंगे टमाटो, देखते होंगे लौकी, देखते होंगे और सब्जी कि क्या अच्छा है। तो वो अच्छा नहीं, उस पर के माने ऐसा रासायनिक चीज़ें हैं कि जिसको खाते हैं तो हम में बीमारियां होती है। हम जो धान उत्पादन करते हैं उसमें जो रासायनिक खाद देते हैं और पेस्टिसाइड ये करते हैं, उसका जो बिचाली हमारे जानवर खाते हैं दूध देने वाले, उसका दूध भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो हमको यहाँ पर अपने ढंग से अपना हरा घास उपजाना पड़ेगा। हमको जो कहा ना कि नीम का पत्ता है, इमली का पत्ता है, ये सब चीज़ को प्रोसेस करके अगर हम छिड़काव करेंगे, देंगे, कंपोस्ट खाद जो हम बनावेंगे उससे जो हम पैदा लेंगे, रासायनिक खाद को हम एकदम अलविदा कर देंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और ये चीज़ हम देंगे संसार को, संसार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दुनिया उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देखती है। हाँ, जो भी हो, तो इसीलिए आज समस्त हिंदुस्तान के नेता नरेंद्र मोदी को संसार के नेता देख रहे हैं कि किस प्रकार का नेतृत्व इनका बढ़ रहा है और कैसे इतना मल्टीफेरियस प्रॉब्लम में भी हिंदुस्तान को आगे ले जा रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ ये सब जो है माइक्रो का है या लघु का है या मध्यम उद्योग है, उसको हम अपने ढंग से इस तरह से ले जाएंगे जो सभी देश जो कर रहे हैं उससे अच्छा होगा, हेल्दी होगा, सस्ता होगा और हर तरह से फिर हमारा ही हमारी ये चीज़ है दूसरे को बाज़ार में जा कर के वो कमांड कर लेगा और फिर हमारा धन से, जैसे हमारा व्यापार पहले बढ़ता था, वार्टर सिस्टम होता था, आज न है कि भाई पैसा से एक्सचेंज होता है। पहले वस्तु से वस्तु बात होती थी, एक्सचेंज होता था। वो सिस्टम को हम लोग ले आएंगे तभी हमारा विकास होगा और वो तभी होगा जब हमारा सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग को हम लोग आगे बढ़ावेंगे तब। और उस दिशा में जब हमको विभाग मिला है तो हम वही देख रहे हैं। आज क्वाइट की बात आपको कहा, पहले जहाँ नारियल का पेड़ उपजता था वहाँ क्वाइट की बात होती थी, जैसे दक्षिणी भारत में कोस्टल इलाका में। लेकिन आज डाब का पानी हर घर में लोग पीना शुरू कर दिया है और डाब पीने के बाद जो क्वाइर है उसका जो फल है वो ऐसे बिक देते हैं। वो बेकार चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसका अगर हम हर टाउन में या हर गांव में, हर प्रखंड में उसको प्रोसेस करने का प्लांट अगर बैठा देंगे तो उससे फर्स्ट क्लास का सूत और कपड़ा तैयार होता है और उसका खाद बनता है। वो जो डस्ट पैदा होता है उससे निकलता है, वो खाद है। वो खाद कैसी है आप जान लीजिए कि 1 किलो खाद उसका डस्ट है, उसमें 8 लीटर पानी ऑब्जर्व करने का ताकत हो जाता है। आप जोड़ लीजिए कि एक तरह से आज वर्षा नहीं हो रही है, आज क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज हम लोग बहुत सितम में हैं और जिस पौधा को बुझाने में हमको पानी चाहिए 4 बार 5 बार 10 बार, अगर हम क्वायर के डस्ट को जोड़ करके जो हम ये करते हैं, ये जर्मनी कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, हम अभाग्यवश नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको कर लेंगे तो हमारे यहाँ जो खाद के इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनके है तो हमको पानी देना पड़ता है। 4 पानी देंगे तो धान उपजता है,
3 पानी देंगे तो गेहूँ उपजता है। और एक खाद में एक बार हम दे दिया और पानी दे दिया तो एक पानी में ही हमारा धान और हमारा गेहूँ उपज जाएगा, क्योंकि वो पानी जमा करने का, सूखने का वो जरिया बना हुआ है। इतनी अच्छी चीज़ हमारे के यहाँ है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वही मैंने कहा था ना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर ध्यान बस, देना है। एक्सपोर्ट भी और ज़्यादा पोटेंशियल है, एमएसएमई एक्सपोर्ट पर भी और ज़्यादा ध्यान दे सकता है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जीतन राम जी। बजट जल्दी आएगा, वित्त मंत्री लगातार एमएसएमई में अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर रही हैं। पिछली बार हमने देखा था 2023-24 में 41% से ज़्यादा का इजाफा हुआ जो एमएसएमई सेक्टर का बजट था। होगा, इस साल भी है। क्या उम्मीद हम है? प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब मंत्रालय हमको देने की बात कही थी तो उन्होंने यही कहा, मांझी जी हम अपने विजन का विभाग आपको दे रहे हैं। और वो समझते हैं कि जीतन मांझी आया है वहाँ से, जहाँ की कल्पना न लोग नहीं करते थे कि वहाँ से यहाँ कैसे आ जाएगा। जो मजदूरी करता था, उसके माँ बाप वगैरह लोग फटा कपड़ा पहनता था, वैसा घर में रहता था जहाँ सूरज की रोशनी आती थी, वैसा घर में रहता जहाँ पानी अबाध रूप में गिरता था, शीतलहरियाँ चलती थी, वो भी खाते थे। तो ये निश्चित है कि इस चीज़ को वो समझेगा और सही उन्होंने हमको समझा है। और हम इसी लाइन पर जा रहे हैं कि हम कैसे इसको डेवलप करें कि उन गाँवों में जिसको आज कर रहे हैं, गरीब है, फ़कीर है, मजदूर है, जिससे अनेक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार वो है, उसको हम प्रोस्पेरस कर देंगे तो समाज में उसका स्थान भी बनेगा और बिहार का ना हिंदुस्तान का इकोनॉमी बढ़ेगी, जो संसार में हम सबसे आगे बढ़ कर के काम करेंगे। हमारा विज़न यह है, और ये विज़न हमारा नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न है। उसको साकार करने के लिए हम कोई भी चीज़ को अनटच्ड नहीं रखेंगे, सब चीज़ को छूने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो सूक्ष्म है या लघु है या मध्यम उद्योग है वो आधुनिकता का चादर लेकर के आगे बढ़े और अपने पुराने जो हमारा कल्चर है उसको आधार बना करके आगे बढ़ करके इसको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता दे, ऐसा हमारा विचार है। जी, एक बड़ी जो चुनौती होती है ना, वो क्रेडिट की चुनौती है एमएसएमई के सामने, लिक्विडिटी के फ्लो की चुनौती है। इसको लेकर भी स्कीम थी जिसको लगातार आगे बढ़ाया गया। इस पर कैसे फोकस होगा? लोन की अगर बात करें तो जो एक तरह से लघु उद्योग हैं और जो सूक्ष्म उद्योग हैं उन्हें लोन मिल रहा है, लेकिन मध्यम को अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। तो क्रेडिट, लिक्विडिटी, पूंजी को लेकर क्या कुछ किए जाने की जरूरत? देखिए, इस मायने में भी बात यही है कि सदा भी हम लोग बैंक पर डिपेंड करते हैं और बड़े बड़े बैंक हैं, बैंकों में करप्शन इस प्रकार की बात है कि जो सरकार सब्सिडी देने की बात करते हैं, हम लोग देते हैं, तो हमने देखा है कि सब्सिडी मिलने में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक विलम्ब होता है। तो इसी के लिए स्वयं सहायता समूह की बात की जा रही है और उसमें खास करके महिलाओं को विशेष रूप में इंगेज किया जा रहा है। और कई एक करोड़ आज महिलाएं स्वायत्त संस्था में लग गई हैं और वो अपना काम खुद कर रही हैं। होता है 100-200 महिलाएं हैं उसमें, और छोटी छोटी पूंजी जमा कर करके ऐसा होता है अगर किसी को 10,000 की ज़रूरत है तो वो दे देते हैं, 20,000 की ज़रूरत है तो वो दे देते हैं, अब फिर रिकवर हो जाता है। इस तरह से इतना सक्सेसफुल हो रहा है, जिससे कि अब उद्योग करना है तो उद्योग में तो हम लोग पैसा दे ही देंगे। आज मांगेंगे हम लोग कि इसको ज़्यादा पैसा आप दीजिए, दूसरे जगह जो हम लोग लगा रहे हैं उससे ज़्यादा है कि फ्लो अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमारा ज़्यादा लोग बेनिफिटेड होगा। और यहाँ पर अगर हम पैसा दे पाएंगे तो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे लघु हो या मध्यम हो, उसको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हम तो यहाँ तक करने जा रहे हैं कि देखते होंगे कि खेती में क्रेडिट कार्ड बनता है। क्रेडिट कार्ड बनता है क्या भाई, कि उसको बन गया तो कोई बैंक में जाएगा तो उसको लोन मिल जाएगा, ये सब होगा। हम एमएसएमई में भी कार्ड बनाना चाह रहे हैं कि एमएसएमई का कार्ड जिसके पास रहेगा वो बैंक में जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली लोन मिलेगा और उसे ले करके वो छोटा उद्योग या मध्यम उद्योग या लघु उद्योग करेगा, जिससे उसको फ़ायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि बैंकों पर जो निर्भरता है उसको भी हम दूर करने के लिए यही स्वयं सहायता समूह का ये गठन कर करके भी हम व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। और उसको अगर है तो उससे हम लोग संबंध स्थापित करेंगे इसको, और इसमें भी उसको इम्प्लीमेंट कर करके इसको हम बैंक से निर्भरता
छोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक में कहा ना 3 बरस तक के उनको सब्सिडी नहीं मिली है। हम 75% तक सब्सिडी देते हैं, 60% सब्सिडी देते हैं। क्रेडिट कार्ड जिस प्रकार से खेती में बना है उस प्रकार से हम MSME में भी बनाएंगे और लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। जी, तमाम स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, PM विश्वकर्मा योजना। आपने जो सबसे पहले योजना लॉन्च की है MSME डे पर, जो कि ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग टीम स्कीम है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि जब मार्केट प्लेस से जोड़ने की बात आती है, ये भी एक मैं कहूँ बहुत बड़ा एक स्टेप हो सकता है MSME के दायरे को बढ़ाने के लिए। देखिए, हम पहले ही आपसे कहा कि अब वो चल पड़ी है बातें, अब हम बातें थोड़ी आगे बढ़ती है कि आज अंग्रेजी दवा का प्रयोग अब बहुत कम लोग करना चाहते हैं। आयुष की दवाएं होती है, उस और ज़्यादा लोगों को हुआ है झुकाव। उसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ढंग से ही इसको आगे कर करके क्रेडिट लेना देना ये सब करके अपने आप में मतलब कोऑपरेटिव कर सकिएगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहिएगा, ये सब के आधार पर उसको आगे बढ़ावेंगे। हम नहीं समझते हैं कि इसके लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब समस्याओं का समाधान है। अब आवश्यकता है पब्लिसाइज करने का, उसको हम किस प्रकार से एजुकेट करते हैं, किस प्रकार से उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर, क्लस्टर सेंटर, टेक्निकल सेंटर्स इत्यादि का अभी देते हैं और उसमें उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो छोटे छोटे लोन देने की बात होती है सब्सिडी के साथ देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्सिडी दें। हम लोग ऐसा भी करने जा रहे हैं कि बहुत लोग का ऐसा होता है कि अगर छोटा लोन दे दिया हम 1-2 लाख का, तो ऐसा होता है कि सर समय अगर वो लोग न पूरा करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। हम लोग कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी, उनको और समय दिया जाएगा कि और इनको दें ताकि उस चीज़ को मेकअप कर सके। तो इस तरह से MSME को आगे बढ़ावा का भी हम लोग काम। मैं थोड़ा सा आपसे छोटा सा कमेंट चाहूँगी, राज्यों की भूमिका आप कैसे देखते हैं? जब तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 3 राज्य हैं जो 40% की हिस्सेदारी उनकी MSME में है, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना राज्य छोड़कर दूसरी जगह काम करने जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि राज्य किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए? देखिए, इसमें हम जो अभी तक रीड किया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जैसे टेक्निकल सेंटर है, टेक्निकल सेंटर 200 करोड़ 250 करोड़ रुपया की लागत उसमें लगती है। हम करना चाहते हैं लेकिन कोई स्टेट ऐसा है कि उसको ज़मीन नहीं देती है, उसके चलते भी दिक्कत है। जैसे बंगाल में है, सैंक्शन है वो, और वो नहीं वहाँ ज़मीन दिया तो हम उसे हटा करके दूसरे राज्यों में देने की बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि स्टेट और केंद्र दोनों में अगर सामंजस्य बैठेगा तो हमारा जो MSME है ये आगे बढ़ेगा, और जहाँ नहीं होता है तो दिक्कत होगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन की भी इसमें रही है बात। हम शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम भी आते आते यही कहा है कि जो MSME का काम हो रहा है इसका क्षेत्रीय बैलेंस नहीं है। जो आपने कहा साउथ इंडिया में ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। इस चीज़ को हम अपने पहले मीटिंग में कहा है। इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो पॉलिटिकल विजन की भी आवश्यकता है। तो हमको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली भी हम लोगों से बात करके, राज्य के लोगों से बात करके, और जब हम आए हैं तो जैसे महामहिम राष्ट्रपति से हम मिल रहे थे तो महामहिम राष्ट्रपति ने भी कहा कि उड़ीसा को ज़रा देखिएगा। तो उनके मन में है कहीं कि MSME उड़ीसा में काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ना कहीं राजनीतिक कारणों से हम इसको ये नहीं कर सके हैं। तो हम चाहेंगे, वही एक रामायण की बात आती है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग तुलसी सहित विवेक। उसी विवेक के साथ हम भारत के सभी राज्यों में एक बैलेंस स्थापित करके MSME को बढ़ाएंगे
चाहे जिस सुविधा से बढ़े, ट्रेनिंग से बढ़े, पैसा दे करके बढ़ाना हो और क्लस्टर सेंटर खोलना हो, PPP काम करेगा? पीपी मोड पर भी इसको ले चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जीतन राम मांझी जी, आपके आगे के कार्यकाल के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।